Yes, sir. Please start. Okay. गुड मॉर्निंग। सर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज भी यूनिट नंबर 3 के ही कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सैम्पलिंग पे चर्चा होगी आने वाले 2 सेशंस में। एक बार क्विकली सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सोर्सेस और कल हमने बात की थी क्वेश्चनरी डिजाइनिंग, शेड्यूलिंग की और रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग। तो ये पार्ट हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोग कवर करेंगे ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स, नीड फॉर सैम्पलिंग, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसकी चर्चा करेंगे लगभग 3 घंटे 2 सेशंस में। पहले सेशन में यानी वाटर ब्रेक से पहले हम लोग सैंपल साइज डिटर्मिनेशन पे फोकस करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स की। और यहाँ पे जो लिखा है सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड, ये सब आपके सैम्पलिंग टेक्निक्स ही है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के। तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं सेशन का। ये 6 टॉपिक्स इसी ऑर्डर में कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग। सो आई विल जस्ट ट्राई टू acquaint yourself with few terminologies which are used in the context of sampling. उसके बाद फिर हम बात करेंगे नीड ऑफ सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग करते क्यों है। उसके बाद कपल ऑफ प्रिंसिपल्स। उसके बाद फिर सैंपल डिजाइन, जो हम लोगों को थेसिस और रिसर्च पेपर में मेंशन करना होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो वो बात करेंगे। 4 से 5 एलिमेंट्स सैंपल डिजाइन में हम मेंशन करते हैं। उसके बाद सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का पार्ट और इवेंचुअली सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये फ्लो रहेगा। मैं मेरे डिस्कशन की शुरुआत कर रहा हूँ कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज इन सैम्पलिंग। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये किसके लिए ज्यादा रिलीवेंट है। तो जो पिछले 2 दिन से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 2 मेजर मेथड्स रिसर्च करने की, एक सर्वे मेथड और दूसरी एक्सपेरिमेंटेशन, और तीसरी ऑफ कोर्स जो ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस में की जाती है सेकेंडरी डेटा स्टडी, जिसमें कंपाइलेशन कोलेशन पे ज्यादा फोकस होता है। तो ऑफ कोर्स वो तो चर्चा का विषय है ही नहीं। जो 2 मुख्य मेथड्स हैं आपकी सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों मेथड्स में सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस देखी जाती हैं। और खास करके जब आप सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस है। रादर सैम्पलिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एनी सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इन जनरल, यू कैन से। और एक्सपेरिमेंटेशन अगर आप कर रहे हो, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इसमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं उसमें मोस्टली एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस होता है। और एक्सपेरिमेंटेशन में भी कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं कि जहाँ पे सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस आती है, खास करके लाइफ साइंसेस, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स यानी पेशेंट्स, आप बोल सकते हैं कि पेशेंट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं ड्रग का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए वगैरह। तो उस वक्त भी कौन से पेशेंट्स, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने एक्सपेरिमेंटेशन में इन्वॉल्व करने चाहिए, ये डिसीजंस के लिए फिर से हम लोगों को सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस काम में आती है। उसके साथ साथ आपका ह्यूमन बींग के अलावा एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त अगर आप प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, यानी एस्टिमेशन हो, या फिर आपके एनिमल्स का एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट हो, तो यहाँ पे भी आपको सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस काम में आती है। और सर्वे में तो ऑफ कोर्स है ही, सर्वे तो बिना सैम्पलिंग का हो ही नहीं सकता है। और सर्वे मोस्टली आपके सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स, जिसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स,
इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये सभी डिसिप्लिन्स आते हैं। इवन लाइब्रेरी साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट जैसे होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लाइब्रेरी साइंस एज वेल। उसके साथ साथ आपके कॉमर्स, देन मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रिवेलेंटली सर्वे किया जाता है रिसर्च करते वक्त। और आप जब सर्वे कर रहे हैं तो सैम्पलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यू कैन से। तो हम लोगों को सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, नीड ऑफ सैम्पलिंग हो या फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स हो या डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, इसका ओरिएंटेशन जो है वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ है। तो मैं पढ़ाते वक्त भी वही चीजें ध्यान में रखूंगा जो सिलेबस में मेंशन की है। और मेरा ओरिएंटेशन भी पढ़ाने का सोशल साइंसेस में सैम्पलिंग की एप्लीकेशंस क्या है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कि कुछ कॉमनली यूज टर्म्स देखते हैं सैम्पलिंग में, जिसमें पहली टर्म है टारगेट पॉपुलेशन, जिसको यूनिवर्स भी कहा जाता है। टारगेट पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप किसका सर्वे कर रहे हो, हु इज टू बी सर्वेड। इफ यू आर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन कि आप किन लोगों से डेटा गैदर करने वाले हो, आपके क्वेश्चनियर कौन फिलअप करके देगा, इन सवालों के जवाब देना यानी टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करना होता है। और मोस्टली रिसर्च के जो टाइटल्स होते हैं हमारे, वो टाइटल में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखेगा कि टारगेट पॉपुलेशन का उल्लेख हो गया होता है कि विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, जिसको यूनिवर्स भी हम लोग कहते हैं। टारगेट पॉपुलेशन स्टडी टू स्टडी डिफर कर सकती है। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स कस्टमर्स का सर्वे करते हैं, कोई गृहिणियों का यानी हाउसवाइफ्स का सर्वे होता है, कहीं फार्मर्स का सर्वे किया जाता है एग्रीकल्चर में, या फिर फाइनेंस में रिटेल इन्वेस्टर्स का सर्वे किया जा सकता है। एचआर का आपका टॉपिक है तो आप एम्प्लॉयज का सर्वे कर सकते हो, है ना। एजुकेशन में स्टूडेंट्स का सर्वे किया जा सकता है। फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स पर्सन्स या फिर एथलीट्स है, उनका सर्वे किया जा सकता है। होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स में आप प्रेग्नेंट वुमन का सर्वे कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में फूडीज का सर्वे कर सकते हो, ओबीज लोगों का सर्वे कर सकते हो, है ना। तो डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन और टॉपिक टू टॉपिक आपका टारगेट पॉपुलेशन डिफर करता है, और उसका उल्लेख जैसे मैंने आपको बताया हम हमारे टाइटल में ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो प्रिसाइजली टारगेट पॉपुलेशन में हम बात करते हैं कि हम किसका सर्वे कर रहे हैं, and target population is the sum total of all the subjects or elements you have chosen for your research study, कि आप जिनका सर्वे कर रहे हो उसका एक एग्रीगेट टोटल, जिसको हम हमारा टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो है सैंपल। ये टर्म हमारे लिए नई नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर रहे थे तो भी इस टर्म से we people are pretty familiar with, और इवन डे टू डे लाइफ में भी सैंपल ये टर्म हम लोग यूज करते आ रहे हैं और इसको प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं शायद। जैसे महिलाएं जो है अभी हमारे साथ जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जुड़ी है, आप लोग जब किचन में प्रिपरेशन करती है कुछ सब्जी का, तो उसको सर्व करने से पहले, फैमिली मेंबर्स को सर्व करने से पहले, जो सब्जी पैन में रखी गई है उसमें से एक चम्मच हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो पैन में जो सब्जी रखी गई है दैट इज द टोटल लॉट विच कैन बी कंसिडर्ड एज योर टारगेट पॉपुलेशन। और एक चम्मच जो आप टेस्ट करके देख रहे हो कि नमक मिर्च और बाकी मसाले ठीक से पड़े हैं क्या, और टेस्ट ठीक आ रही है क्या, तो स्पूनफुल ऑफ अ लॉट इज कंसिडर्ड एज सैंपल, and the whole lot from which you have derived a small lot, that is your spoonful, that is called as sample। मेडिसिन और मेडिकल के फील्ड में भी ये बहुत ही कॉमनली यूज टर्म मानी जाती है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं फिजिशियन के पास जाते हैं और हमारे डॉक्टर हम लोगों को ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं।
हम पैथोलॉजी लैब में जब जाते हैं तब पैथोलॉजी लैब का अटेंडेंट हमारे ब्लड का एक सैंपल लेता है। यानी हमारे बॉडी में शायद 2-3 लीटर ब्लड होगा, उसमें से 10 ml एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इवन हम लोग जो हर मंथ में ग्रोसरीज परचेस करते हैं, उसमें भी आपको सपोज गेहूं परचेस करना है, 50 kg गेहूं हमको परचेस करना है, तो उसका भी हम हैंडफुल ऑफ लॉट एग्जामिन करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और हम लोगों ने कौन सा व्हीट परचेस करना चाहिए। आपके पास 4 अलग अलग टाइप के व्हीट अवेलेबल है और उसमें से आपने कौन सा फाइनली परचेस करना है, ये डिसीजन लेने के लिए हम चारों जो लॉट हमारे सामने हैं उसको मुट्ठी भर निकाल के इन्वेस्टिगेट करते हैं। दैट हैंडफुल ऑफ लॉट which we investigate is considered as sample. So this term is not new to us. We are pretty familiar with this and we have been practicing it in our daily lives as well. And since early childhood, we have got enough exposure regarding or to this particular term. So to put it in the appropriate words, what is a sample? Sample is a small group which is taken out from a larger lot which is under investigation. That small part or small group which you have taken out is considered as sample. And this small part is typically considered as a representative part of your larger lot. Pictorially, it will look like this. This is your target population, which is generally large, available in large number. And we generally take out a small lot out of this larger lot for investigation purpose. And this small lot, or which is a small group or a segment, you can say, of a larger lot, is typically considered as sample. Just to summarize, target population is sum total of all the people or all these subjects or elements under investigation, and sample is a section or it is a small part which is taken out from the defined target population. We're on to the third term now, that is sampling. Sample के साथ ing लग चुका है. So of course, ing indicates continuous present tense. And you know very well, continuous present tense indicates an ongoing activity in present. So sampling is a procedure. Sample is a noun or it is a term rather. Okay? But sampling is a process, it's a procedure. It's a scientific procedure we follow to select our samples from defined target population. As you can see the picture over here, this is our target population. If we could count, there are 12. Okay, this is my target population. And out of this defined target population, I wish to take a sample of 4 out of 12. Then I will follow some scientific systematic procedure to identify and pick my samples from the defined target population. So as you can see, I have followed some process, the scientific procedures or techniques you can say. And following those particular techniques, I have identified these 4 as my samples. So if I am doing so, then I will say that I'm doing sampling. To put in succinct words, sampling is a procedure, a systematic procedure a researcher follows to identify and pick up samples or select samples from the defined target population. We're down to the next term. It's called a census. There are 3 levels of surveys. The first level, the apex level is Sensex. Second level is called as sample survey. And the third level is called as pilot survey. So there are 3 levels of surveys you can say. So census again we are pretty familiar with. Census you might have heard of here before in the context of census survey which Indian government conduct every 10 years.
So it was incidentally due in 2021, and last time we had it in 2011. But just because of COVID, it couldn't happen in India. So possibly it will start very soon. So you know very well what is census. Census is complete enumeration. Census is complete enumeration. What is complete enumeration? You have defined your target population. You have identified how many people are there in your defined target population. And if you are surveying all the subject elements available in your defined target population, then we say that we are conducting census survey. It is complete enumeration. टारगेट पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका सर्वे में समावेश करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंसस सर्वे. बट टिपिकली वी एज अ इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर जनरली वी डोंट डू दिस. वी डोंट कंडक्ट सेंसस सर्वे. व्हाई इट इज सो? क्योंकि हम लोग जो एकेडमिक लेवल के सर्वेस करते हैं, कस्टमर्स का हो, हाउस वाइफ्स का हो, या फिर जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऐसे लोगों का सर्वे किया जाता है, या फिर जो ओला उबेर से ट्रैवल करते हैं ऐसे लोगों का सर्वे किया जाता है, या फिर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स का सर्वे किया जाता है, पुलिस का सर्वे किया जाता है, हाउस वाइफ्स का, फार्मर्स का, स्टूडेंट्स का. इस प्रकार के हमारे जनरली टारगेट पॉपुलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं. और आपको भी मालूम है कि ये टारगेट पॉपुलेशन इज जनरली अवेलेबल इन लार्ज नंबर. और इतने सारे का लार्ज का मतलब है शायद थाउजेंड्स, शायद लाख, या शायद करोड़ में भी हो सकता है ये. तो इतने सारे लोगों का सर्वे जनरली हम लोग नहीं करते हैं ना. हम सेंसस सर्वे नहीं करते. हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में, एकेडमिक रिसर्च में सेंसस सर्वे नहीं होता है. देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, लाइक कुछ डिसिप्लिन है कि जहाँ पे आपका सेंसस किया जा सकता है, जैसे लाइफ साइंसेस, या फिर आप ऐसे पेशेंट्स का सर्वे कर रहे हो जिनको कुछ रेयर डिसीज हुए हैं. Okay? कि जहाँ पे patients are, handful of it. Very limited number of patients are there. So in that particular case, you may, investigate all the patients suffering from one particular rare disease. So that may be a case of census survey. Rather, कुछ और डिसिप्लिन जैसे लाइफ साइंसेस को छोड़ के फिजिकल एजुकेशन शायद एक ऐसा डिसिप्लिन हो सकता है कि जहाँ पे सेंसस सर्वे किए जा सकते हैं. इफ सपोज आपको नागपुर डिवीजन से जो एथलीट्स एक पर्टिकुलर स्पोर्ट नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है पिछले 5 सालों में, ऐसे लोगों का सर्वे करना है, तो ऑफ कोर्स आपको भी मालूम है कि कम लोग होंगे ये, और शायद ये इनका आंकड़ा कंजर्वेटिव होगा, और इन लोगों को पर्सनली विजिट करके सबको ही इनका इन्वेस्टिगेशन करना और डेटा कलेक्ट करना, इट इज प्रीटी फिजिबल. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी मे गो विद सेंसस सर्वे. Another case may be library science. If suppose library science का कोई स्टूडेंट एक सर्वे करना चाहता है, जैसे नागपुर सिटी में जो ग्रांटेड कॉलेजेस है उनके लाइब्रेरियंस का सर्वे करना है, इट इज प्रेटी फिजिबल कि जहाँ पे नागपुर छोटी सिटी, उसमें भी ग्रांटेड कॉलेजेस, हमारे पास वो आंकड़ा मिल जाएगा कि कितने ग्रांटेड कॉलेजेस है, कहाँ पे है. और उसके साथ साथ हर कॉलेज में एक चीफ लाइब्रेरियन होता है. तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है. तो उस वक्त we could afford to visit all the colleges and we could survey the librarians working there. It is very much feasible. But these are a few isolated cases only where we could think of conducting census survey. But generally we go with academic researchers, we all generally go with sample survey. What is sample survey? As you know, census survey is about complete enumeration, but sample survey is about, when your target population is unreasonably large. जैसे मैं बोल रहा था कि थाउजेंड्स, लाख और करोड़ में टारगेट पॉपुलेशन है. So that time around it is not feasible and advisable as well to include each and every individual in the target population in your survey. So in such cases, generally we go with sample survey. We take out a small lot, maybe 400, 500 or 1,000 for that matter, out of a population of about, if suppose 10 lakh. So out of 10 lakh, you are surveying 1,000, that is feasible, practicable as well. So if you are doing so, and generally we do so, if we are doing so, then we say that we are conducting sample survey. And then there is the third level, that is called as pilot survey.
What is pilot survey? Yesterday even we were having discussions on pilot survey. So pilot is more about dress rehearsal. हम लोगों को 1000 लोगों का सर्वे करना है, इफ सपोज, तो वो 1000 लोगों का सर्वे करने से पहले हम एक हमारे प्रोजेक्ट का फील लेने के लिए छोटे लेवल पे सर्वे करके देखते हैं। उस छोटे लेवल के सर्वे को माइक्रो लेवल सर्वे जिसको हम कहते हैं, उसको ही हम पायलट सर्वे कहते हैं। और ये हमारे रिसर्च स्टडी की ड्रेस रिहर्सल होती है। हमने क्वेश्चनर बना लिया है और वो क्वेश्चनर हम एडमिनिस्टर करके देख रहे हैं स्मॉलर लॉट पे। ये स्मॉलर लॉट 30 से 50 का हो सकता है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। 30 से 50 लोगों पे हम हमारा क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करके देख रहे हैं। और ये जानने के लिए क्यों करते हैं पायलट, ये जानने के लिए कि जो लार्जर लेवल पे सर्वे करना है वहां पे जाने से पहले एक ट्रायल रन लेना या ड्रेस रिहर्सल करना, जिसमें पता चल जाएगा कि पॉसिबली क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना? हमारे रेस्पोंडेंट्स हम लोगों को ठीक से कोऑपरेट कर रहे हैं क्या, हमारे सर्वे फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका रेस्पॉन्सेस देने के लिए कितना टाइम लग रहा है, रेस्पोंडेंट्स सभी क्वेश्चन का ठीक से जवाब दे पा रहे हैं क्या, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है क्या कि जो समझने में दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है क्या। ऐसे सब जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको हम लोग महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं एक छोटे लेवल पे सर्वे कंडक्ट करके, यानी कंडक्ट करके देख रहे हैं, फील ले रहे हैं कि सब कुछ सही जा रहा है क्या। तो ये छोटे लेवल के सर्वे को हम पायलट सर्वे कहते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ सर्वे, सेंसस, सैंपल एंड पायलट, दैट वी लर्न विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। We are on to the next concept now. Here we are talking about the symbols which we generally use in the context of sampling. There are two terminologies. One is population size. Population size means आपको मालूम है हम जिनका सर्वे कर रहे हैं उसका एग्रीगेट टोटल वो नंबर क्या है, एग्रीगेट टोटल वो नंबर क्या है। If you know so, then we generally denote it by capital N. And there is another term that is called as sample size, कि हम कितने लोगों का सर्वे कर रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, which will define your target population by size which is represented by capital N, and इसमें से आप कितने लोगों का सर्वे कर रहे हैं। okay, it will be denoted by your small n, that is called as your sample size. अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि अभी थोड़ा सा मैं ज्योग्राफिक एरिया बढ़ा देता हूँ कि विदर्भ में जो ग्रांटेड कॉलेजेस हैं उनके लाइब्रेरियन का सर्वे करना है। तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा हमारे पास एक नंबर आ जाएगा टारगेट पॉपुलेशन का, कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, इफ सपोज thousands of such colleges are there in entire Vidarbha, possibly more than this particular figure. So if suppose hypothetically, I'm not sure about this particular number, if the size is 5000, and now I have decided to survey only 300 libraries out of this 5000. So in this particular case, I will represent 5000 with the letter capital N, and I will denote 300 with small letter n, and n represents number. Okay. Now there are two terminologies again. When we talk about population size, it is represented by capital N, and sample size is represented by small n. And statistics में ना जो symbols है इसके दो sets है। आपको you might have come across the different types of symbols while learning statistics. दो symbols अभी तो आपके स्क्रीन पे हैं। उसी सेंस में हम लोग जो सिंबल्स है स्टैटिस्टिक्स में उसको दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके स्टैटिस्टिकल मेजर्स, और हर एक मेजर के दो सिंबल्स हो सकते हैं। एक है पॉपुलेशन को लेके और दूसरा है आपके सैंपल को लेके। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन का साइज, साइज इज अ मेजर, तो पॉपुलेशन का साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड सैंपल का साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. Similarly, if I talk about mean, तो population का mean is represented by mu
and sample ka mean is represented by x bar. Similarly, if I talk about standard deviation, then population ka standard deviation is represented by sigma and sample ka standard deviation is represented by small s. So this way we can organize different symbols available in statistics so that we can interpret it in the more appropriate context. Now, I'm trying to explain you two terminologies. One is population parameter and second is sample statistics. We'll just try to understand this. जैसे 5,000 में से मैं 300 लाइब्रेरियंस का सर्वे कर रहा हूँ एंड इफ सपोज one of the questions which I am asking to all the librarians, 300, 1, 2, 3, up to 300 librarians are there. And one particular variable under consideration is the number of footfalls. कि आपकी लाइब्रेरी में on an average कितने स्टूडेंट्स और फैकल्टीज एक दिन में विजिट करते हैं. If suppose I wish to know how many footfalls are there. So in this particular case, first librarian will say ki roughly 20 only visit in a day. Second is saying ki 70 students and faculties are visiting. This way I will get different responses and eventually I will compute. 300 wa bol raha hai, suppose ki about 100. So this way I will get different responses and eventually I will measure mean. This is x bar. And if suppose it is 120. Okay. This is what is called as your sample mean. But instead of doing so, if I survey all the 5,000 libraries, okay, ये तो मैंने 5,000 में से 300 का सैंपल लिया है. अगर मैं पूरे 5,000 का सर्वे करता हूं तो दैट टाइम अराउंड 5,000 तो पॉपुलेशन है हमारी, तो मैं पॉपुलेशन का सर्वे करता हूं तो मुझे 5,000 ऐसे नंबर ऑफ फुटफॉल्स मिल जाएंगे. एंड इफ आई कंप्यूट द मीन ऑफ पॉपुलेशन, so I will get mu this time. Mu is population mean. And this population mean may be, if suppose 125 footfalls per day. Okay. So when we compute sample mean using sample data, this is called as sample statistic. And if I compute population mean surveying all the subjects in the target population, defined target population. So this population mean is considered as population parameter. Population parameter. Now, why we are discussing this? Because hereafter means after my lecture, you will be, confronted with statistical analysis. So in analysis, there are two types of tests. Hypothesis testing is of two types: parametric and non-parametric. Right? Non-parametric. So parametric is about using parameters, जो अभी हमने देखा. And what is parameter? Parameter is about population. We use parameters. So statistics में 3 parameters माने जाते हैं: mean, then proportion means percentage, and mean based SD and proportion based standard deviation. These 3 are considered as population parameters. And if we are using these parameters while performing hypothesis testing, we say that we are performing parametric test. And if we are not using these, and even then we are performing hypothesis testing, then we say that we are performing non-parametric test. And in parametric test, we generally perform t-test, z-test, then Karl-Pearson's correlation test, regression, ANOVA.
structural equation modeling. All these are the examples of parametric test. And in non-parametric, typically we perform chi-square test, then Wilcoxon sign rank test, Mann-Whitney U test, Kruskal values. Along with that, Spearman's test is there, rank correlation test. So while making a choice between whether to perform parametric or non-parametric, we need to take into consideration what data, in what sense we are having. Now we are on to the next term. There are two types of samples, small sample and large sample. When your sample size is less than 30, we say that we are operating at a small sample. And when your sample size is large, means if it is 30 or above 30, then we say that we are operating at a large sample. और किताबों में ऐसा लिखा गया है कि स्मॉल सैंपल पे टी टेस्ट यूज करते हैं, उस लार्ज सैंपल पे जेड, पर ये हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है। हम लोगों को स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास कौन सा अवेलेबल है? स्टैंडर्ड डिवीजन आपको भी मालूम है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन एस। ये दोनों में से आपके पास कौन सा अवेलेबल है? इट विल इवेंचुअली डिटरमाइन कि आपको टी टेस्ट परफॉर्म करनी है या फिर जेड टेस्ट परफॉर्म करनी है। आपके पास अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन अवेलेबल है तो फिर हम टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इवन इफ योर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। 1000 का भी सैंपल साइज है, देन इवन देन वी विल परफॉर्म टी टेस्ट। बट इफ योर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 एंड यू आर हैविंग population standard deviation, in that particular case we perform Z test. We are on to the next term, that is sampling frame, या फिर इसको source list भी कहते हैं। It is also called as source list. Okay, let me explain you this particular concept. We're talking about target population. Target population is of two types. First is finite target population and infinite target population. Okay, now हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन कितने अवेलेबल है, इट विल डिटरमाइन वेदर योर पॉपुलेशन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। डिटेल्स का मतलब क्या है? आपके पास अगर कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, इफ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर नंबर विथ यू, ओके, एंड हु आर दे एंड वेयर आर दे, along with how many are they. आपके पास अगर ये डिटेल है आपके टारगेट पॉपुलेशन की, सर्वे किसका करना है, कितने लोगों का करना है और वो लोग कहाँ पे हैं, ये जानकारी अगर आपके पास है तो हम कहते हैं हमारा टारगेट पॉपुलेशन इज फाइनाइट। और यही डिटेल्स आपके पास नहीं है, हु तो होता है जनरली, हु आपको मालूम है कि इसका सर्वे करना है, पर वो कितने हैं और वो कहाँ है, इफ दिस टू इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, then we say that our target population is infinite. Okay. Just to talk about few examples, finite जैसे मैं अभी लाइब्रेरियन का सर्वे कह रहा था, तो you know very well how many granted colleges are there in Vidarbha, where are they, which are they, you know, and how many are they. All these details possibly you may gather. Then we will say that our target population is finite. But if suppose you are conducting a survey of online shoppers in Nagpur city, नागपुर सिटी में ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं उनका सर्वे करना है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल नॉट बी हैविंग सफिशिएंट डिटेल्स कि ये कितने लोग हैं, एंड सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल ना। सो दिस टाइम अराउंड यू आर टोटली क्लूलेस रिगार्डिंग हाउ मेनी, सो विल से दैट अ टारगेट पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। आपके रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स अगर होंगे तो यू जस्ट चेक whether your target population is finite or infinite. Many times you will realize that you are operating with an infinite target population. Like Ola and Uber users in Nagpur, the customers who are placing order through Zomato and Swiggy, the people in Nagpur who are using Google Pay,
ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो ये सब जो टारगेट पॉपुलेशन है जिनका सर्वे किया जा रहा है, ये टारगेट पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं सैम्पलिंग फ्रेम या फिर सोर्स लिस्ट, यहाँ पे आपका टारगेट पॉपुलेशन अगर फाइनाइट है तो ही वी टॉक अबाउट सोर्स लिस्ट। We use this particular concept when target population is finite. Now, what is a source list? It is a list of elements available in your target population. List of subjects or elements available in your target population. That list is considered as your target population. You know, जैसे हम लोगों को एक सर्वे करना है नागपुर डिवीजन में जो स्कूल टीचर्स है, सीबीएसई में जो स्कूल टीचर्स है, उनका सपोज वर्क लाइफ बैलेंस हम लोगों को इवेल्युएट करना है। तो यू नो वेरी वेल नागपुर डिवीजन इज हैविंग अबाउट 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, आई एम नॉट श्योर, पर 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस नागपुर डिवीजन में है। सपोज नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, ये 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है। और यहाँ पे जो सीबीएसई स्कूल्स है उसमें जो स्कूल टीचर्स काम कर रहे हैं उनका सर्वे हम लोगों को करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस सीबीएसई की कितनी स्कूल्स है उसकी एक लिस्ट बन सकती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई की कितनी स्कूल्स है, अमरावती में कितनी, अकोला में कितनी, भंडारा में कितनी और गोंदिया में कितनी। दैट लिस्ट यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर कि हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, which are they, and where are they. All these details you can have. So this list will be considered as your source list. अभी इसका उपयोग क्या है? हम लोग अभी इसमें से इफ सपोज ये 110 है, 110 में से इफ सपोज हम 40 स्कूल्स में ही विजिट करना चाहते हैं और वहां पे जो स्कूल टीचर्स होंगे उनका सर्वे में समावेश करेंगे। ओके, तो ये 110 में से 40 कौन सी, ये जानने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग सोर्स लिस्ट। Got it? So if you wish to use random sampling techniques, there are 2 types of techniques, random and non-random. So if you are using random sampling techniques, then we generally require source list, which is also called as your sampling frame. Just to summarize the things, what is a sampling frame? Sampling frame is a list of all the elements in your defined target population. Target population में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी sampling units है, उनकी लिस्ट को हम सोर्स लिस्ट या फिर सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। अभी जब हम सर्वे करते हैं तो देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है या नहीं है। इट इज टोटली अप टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट और द टारगेट पॉपुलेशन यू हैव डिफाइंड, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड हैव सोर्स लिस्ट। ओके, बट दिस इज वन ऑफ द कांसेप्ट्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गेटिंग ऑन टू दीस आर फ्यू एग्जांपल्स, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी और एक सिंपल सा एग्जांपल जो सैम्पलिंग फ्रेम को डिफाइन कर देगा। इफ सपोज मैं एक रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और challenges faced by the research scholars enrolled for doctoral program in Nagpur University, RTM, Nagpur University. इस सवाल का मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। सो एज यू कैन मेक आउट कि इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैं पॉपुलेशन विल बी, टारगेट पॉपुलेशन विल बी फाइनाइट। व्हाई इट इज सो? अभी इस मोमेंट पे नागपुर यूनिवर्सिटी में कितने रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी कर रहे हैं, दिस नंबर वी कैन गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी itself. University is maintaining all this record ना। तो roughly suppose 5,000 research scholars have enrolled for PhD program under RTMNU at the moment, then I will say that my target population is finite. And then out of this 5,000, if I wish to select 300, then I will follow some procedure to pick up the sample. So
यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर की एक लिस्ट बनेगी, कंपोजिट लिस्ट, जो शायद बोर्ड वाइज मिल जाए हम लोगों को, यानी हमारे जो 5 डिसिप्लिन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी है, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस है, फिर से 4 या 5 बोर्ड्स है, तो ये बोर्ड में भी सब्जेक्ट्स है, फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को एक लिस्ट मिल जाएगी, एंड दैट टोटल कंपोजिट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड एज our sampling frame for conducting this particular research study. So it is totally up to the nature of the research project कि आपका sampling frame available है या नहीं है। बहुत बार ये readily available होता है, published form में available होता है, या बहुत बार हम लोगों को ये तैयार करना होता है। We are down to the next concept that is called as a representative sample. So what is a representative sample? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब है कि आपने जो टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन किया है, अगर आप उसमें से सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हो, तो हम कहते हैं हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब यह है कि योर टारगेट पॉपुलेशन हैज गॉट इनहेरेंट हेट्रोजीनिटी। नो, आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें विविधता होती है। कौन से सेंस में? टारगेट पॉपुलेशन में बी कंपोज्ड ऑफ male females. You may find age wise differentiation, you may find marital status wise differentiation, you may also find education wise differences are there are so many other criteria that you can use कि जहां पे हमारे टारगेट पॉपुलेशन में विविधता है, हेट्रोजीनिटी जिसको स्टैटिस्टिक्स के सेंस में कहते हैं। एंड if you are trying to incorporate all the possible heterogeneity in your derived sample, then we say that a sample is a representative one. A representative sample typically encompasses or it includes all the important characteristics of your defined target population. I'm repeating it again. आपके टारगेट पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके सैंपल में है तो हम कहेंगे हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है। एंड यू आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉसिबल हेट्रोजेनिटी अवेलेबल इन योर डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन इन योर सैंपल while deriving a sample from defined target population. Okay, it is basically a cross section, you can say. It's a cross section of your defined target population. अभी बात ये भी होती है कि आपका जब भी वाइवा होगा, 4 लेवल पे वाइवा होते हैं आपके। एक सिनॉप्सिस का वाइवा, दूसरा आपका प्रोग्रेस सेमिनार 6 मंथली जो होते हैं वहां पे वाइवा होते हैं आपके, उसके बाद प्री सबमिशन वाइवा, और उसके बाद फाइनल वाइवा। ये 4 लेवल के वाइवा आपको फेस करने होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वाइवाज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट एफर्ट्स यू हैव टेकन टू मेक योर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, और हाउ हैव यू मेड योर सैंपल representative, kindly explain. So that time around you must know what is a representative sample and the ways to make your sample representative. अभी बात ये होती है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करना क्यों है, नहीं किया तो नहीं चलता है क्या? ऑफ कोर्स सैंपल रिप्रेजेंटेटिव करने के बाद आपके रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ सपोज मुझे एक सर्वे करना है नागपुर सिटी में, माय रिसर्च क्वेश्चन इज what is the average monthly mobile recharge amount of the youth in Nagpur city? इस सवाल का जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि नागपुर सिटी में जो यूथ है, यूथ की डेफिनेशन है, जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया में 14 से 25 के एज के बीच में जो लोग होते हैं उनको यूथ कहा जाता है। मुझे ये जानना है कि नागपुर में जो यूथ है उनका मंथली मोबाइल बिल कितना आता है। तो मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। इफ सपोज माय सैंपल साइज n इज 400, ओके, और यूथ की संख्या अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल N, इट मे बी अबाउट 5 लाख। तो 5 लाख में से मैं 4000 का एक सैंपल ले रहा हूँ। अभी मैंने सर्वे कंडक्ट कर लिया है, ये मेरे रेस्पोंडेंट नंबर है।
1 to 400, 1 2 3 अप टू 400। और यहाँ पे है मंथली मोबाइल बिल। दिस डेटा आई हैव गैदर्ड फ्रॉम 400 यूथ और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इन नागपुर सिटी। सपोज पहले ने कहा कि हिज मंथली मोबाइल बिल इज अबाउट 179, सेकंड इज सेइंग 219 लाइकवाइज, ओके। और 400 बोल रहा है सपोज 349। Likewise, I have got the data. Now I am computing the mean of this particular data X bar, and if it comes out to be rupees 250, ये हो गया मेरे सैंपल का मीन, ओके। अभी मैं ये सर्वे फिर से रिपीट कर रहा हूँ और फिर से मैं 400 स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहा हूँ, 1 2 3 अप टू 400। अगेन दिस टाइम अराउंड आई विल गेट सम फ्रेश डेटा। सो दिस टाइम अराउंड ये 300 को छोड़ के, ये सॉरी ये 400 को छोड़ के मैंने एक फ्रेश सैंपल लिया है 400 का। So this time around again I will get some fresh data points, like first is saying 119, second one is saying 679. Likewise, I will generate another set of data now. And if suppose 400 is saying 249. So likewise, I have generated data and now again I am computing mean. So this was our X bar 1 and now this is our X bar 2. So my question is कि क्या ये मीन भी 250 आएगा? देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि ये 250 नहीं आए, ये कुछ तो भी और आएगा फिगर। और मैं फिर से सपोज ये सर्वे तीसरी बार रिपीट करता हूँ, ये 800 को छोड़ के, ये 400 छोड़ दिए, ये 400 छोड़ दिए, और फिर से मैं 400 लोगों का फिर से एक सर्वे कर रहा हूँ। दिस इज माई रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 3 अप टू 400 एंड दिस इज मंथली बिल अमाउंट। Okay, I have generated again a fresh data, and now again I am computing a mean X bar 3. So again the question remains कि क्या ये जो तीसरा मीन आएगा, whether it will match with this mean or this mean? There is very possibility again कि ये तीनों मीन डिफरेंट आ जाए। फिर बात ये हो जाती है कि हर बार एक ही सर्वे रिपीट कर रहे हैं, एक ही टारगेट पॉपुलेशन पे, एक ही डिफाइंड टारगेट ज्योग्राफिक एरिया में, तो फिर मीन अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसमें से कौन सा मीन हम समझेंगे कि वो सही है। जस्ट टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेरी और ये डायलेमा खत्म हो जाए, इसके लिए अगर हम हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव कर लेते हैं, तो जब हम हमारा सर्वे रिपीट भी करते हैं, हमारा रिसर्च स्टडी रिपीट भी करते हैं, तो हम लोगों को ये जो मीन मिलेंगे X bar 2 X bar 3, इसमें ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। पहले में 250 आया था, शायद यहाँ पे 240 मिले, शायद यहाँ पे 260 मिले, और ये क्लोजली रिलेटेड है विद अ टॉलरेंस ऑफ सम एरर, प्लस माइनस 3-4% की एरर हम बोल सकते हैं, ओके। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव रहा तो हमारे मीन इस तरीके से आएंगे। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और हम सर्वे रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को हर बार कुछ डिफरेंट मीन ही मिले। पहला 250 आया, शायद दूसरे में हम लोगों को सिर्फ 650 मीन मिल जाए, और तीसरे में शायद 110 मिल जाए। आप देखेंगे अभी ये 110, 650, 250, ये बिल्कुल अनरिलेटेड मीन्स है। इसमें से कोई भी मीन हम कंसिडर नहीं कर सकते कि फिर क्या है, एक पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड दिस विल हैपन व्हेन योर सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। This is the importance of making your sample representative, so that if your research study is repeated twice, thrice, then you will get similar results with a small tolerance of margin of error, you can say. So this is one of the important concepts in the theory of sampling, you can say. Now we are on to second topic, that is need of sampling. Check it. हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स देखिए, ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो हम लोग यूथ की बात कर रहे थे, ये 5 लाख। दिस इज योर कैपिटल एन। इसमें से हम लोगों ने कुछ मेथड्स आइडेंटिफाई किए हैं, फॉलो की है, और ये सैंपल्स को आइडेंटिफाई किया जो ऑरेंज में हाईलाइट है। ये हमारे सैंपल्स है, इसको मैंने मेरे सैंपल में इंक्लूड कर लिया। एंड दिस इज एन, जो यूथ का सर्वे बात कर रहे थे, ये है 400। अभी मैं मीन निकाल रहा हूँ, ये मीन आया है 250 रुपए।
तो हमारा स्टडी 2 बार 3 बार रिपीट थोड़ी ना करते हैं एकेडमिशियन, हम लोग तो एक ही बार सर्वे करते हैं। तो हमने जो मीन निकाला है, हम क्या रिपोर्ट करते हैं, हम फाइंडिंग जब रिपोर्ट करते हैं स्टडी में, उसमें ये कहते हैं कि मेरा मीन इतना आया है सैंपल का, और वही मीन टारगेट पॉपुलेशन का है। यानी रिपोर्ट करते वक्त हम ये थोड़ी ना लिखते हैं the mean of 400 students is found to be rupees 250. We will never report like this. We'll say that the mean or average mobile bill of the youth in Nagpur city is found to be rupees 250. We're not talking about 400, we're talking about 5 lakh. So this particular thing, if you are doing so, we say that we are generalizing our results. We are extrapolating our results that we have derived from the data which we have gathered from sample, and we are extrapolating it to the larger population. So typically we say that we are deriving statistical inference, and for deriving statistical inference we require sample. और जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं एकेडमिक प्रोजेक्ट में कि एक छोटे ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उसको जनरलाइज कर देते हैं लार्जर पॉपुलेशन पे, और इसी को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डिराइव करना कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस डिराइव करने के लिए हम लोगों को सैम्पलिंग की जरूरत होती है, जनरलाइजेशन पर्पस के लिए, एक्स्ट्रापोलेशन पर्पस के लिए। और बाकी हम लोग सैम्पलिंग करते हुए उसके कुछ स्वाभाविक से कारण कि यहाँ पे वी कैन सब्सटेंशियली सेव ऑन टाइम, मनी, no efforts, energy, resources that we can substantially save on, and at the same time we may achieve greater accuracy if we are following all the principles of sampling, you can say. So this is why do we sampling, or we do sampling. We're on to topic number 3 now. In this particular topic we will understand a couple of principles of sampling. The first principle means these are a rule of thumb. When we don't understand much of the technicalities, whether we are wrong or right, so that time around we are supposed to blindly follow the rule of thumb, which are considered as the principles. And if you are following principles, then there is very possibility that your results will be pretty precise and clear, accurate, you can say. You will be able to achieve accuracy in your results if you are following the principle. Principles are thumb rules, you can say. There are a couple of principles of sampling. Just a moment, I'm taking water break. There are two principles of sampling. The first principle is considered as principle of statistical regularity. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दो चीजों पे फोकस है। एक है about sample size and second is how are you selecting samples. Principle of statistical regularity is saying that if your sample size is moderate का मतलब है ना ही बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा, if your sample is not too conservative or it is not too large, if your sample size is moderate, and if you are selecting your samples using random techniques, then you will get accurate results. So simple. So if you wish to derive accurate results, then if you are following statistical regularity, then you need to ensure two things. Your sample size should be moderate enough and your sample selection should be unbiased. Means using random techniques, if you are selecting your samples, then there is very possibility that you will get precise results, accurate results. This is first principle. We're into second principle, which is considered as your principle of inertia of large sample. ये प्रिंसिपल का ये कहना है कि आप अगर सैंपल साइज बढ़ा देते हो, जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाते हो, आपका पिक्चर क्लियर होते रहता है टारगेट पॉपुलेशन का। यानी अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज सैंपल इज सेइंग। सैंपल साइज बढ़ाते जाइए, आपका पिक्चर क्लियर होते जाएगा, यानी आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी, एंड यू विल बी इंचिंग क्लोजर to the picture of target population. So this is second principle. So just to summarize, we have learned two principles, principle of statistical regularity and principle of inertia of large sample.
Principle of statistical regularity is focusing on two things. Sample size should be moderate and the sample selection should be through random techniques. And principle of inertia of large sample is saying that if you are increasing your sample size, then there is very possibility that you will get more clear picture of target population. Then we're on to next topic, which is sample design. देखिए हम लोग जब रिसर्च थीसिस लिखते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 3 जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, या फिर आप इंपेरिकल रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो तो उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम से हमारा थर्ड सेक्शन होता है। पहले इंट्रोडक्शन आएगा आपका, दूसरा लिटरेचर रिव्यू और तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, और यही क्रम जो है, यही ऑर्डर आपका रिसर्च थीसिस में होता है चैप्टर्स के सेंस पे। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 इज लिटरेचर रिव्यू एंड चैप्टर नंबर 3 इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में जनरली हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे 3.6, 3.7 तक हेड्स मेंशन करते हैं, और उसमें एक हेड होता है आपका सैंपल डिजाइन का। और सैंपल डिजाइन में हम लोगों को 4 से 5 चीजें लिखना अपेक्षित है, जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको। आप रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हो या फिर थीसिस लिख रहे हो तो आपको सैंपलिंग के बारे में जब लिखना है, जिसको हम सैंपल डिजाइन कहते हैं, कभी कभी इसका हेडिंग सिर्फ सैंपलिंग होता है, तो इसमें हम लोगों ने क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए? 4 से 5 चीजें। तो फर्स्ट वन इज अबाउट द एरिया ऑफ सर्वे। आपने सर्वे कहाँ किया है, उसके आपके ज्योग्राफिक डिटेल्स। अगर आपने नागपुर डिवीजन में ये किया हुआ है तो नागपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस आते हैं, उसके ज्योग्राफिक डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज, आप टारगेट पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स के बारे में लिख सकते हो। आपका टारगेट पॉपुलेशन कौन है, और इसी सेंस में हम सैंपल यूनिट के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। ये क्या है मैं समझा रहा हूँ, सैंपल यूनिट। और इसी सेंस में टारगेट पॉपुलेशन यानी आप किसका सर्वे कर रहे हैं, और ये टारगेट पॉपुलेशन में ही आपका टारगेट पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये डिटेल भी आप मेंशन कर सकते हो। और इसी सेंस में आप सैंपल यूनिट के बारे में लिख सकते हो। ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, अगर आपका सैंपल सॉरी पॉपुलेशन साइज फाइनाइट है तो ही तीसरा हेड आपको मेंशन करना है, इट इज अबाउट सैम्पलिंग फ्रेम। अगर टारगेट पॉपुलेशन आपका इनफाइनाइट है तो हमने सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, जिसको हम सोर्स लिस्ट कहते हैं। देन फोर्थ वन इज आपका सैंपल साइज, जहां पे आप मेंशन करोगे कि हाउ मेनी रेस्पोंडेंट्स यू हैव सर्वेड, और यहाँ पे हम बात करते हैं स्मॉल एन की, कि आपका स्मॉल एन कितना है। एंड ओवर हियर वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द इशू ऑफ हाउ मेनी रेस्पोंडेंट्स यू हैव सर्वेड। और पांचवा है मेथड ऑफ सैम्पलिंग या टेक्निक्स। मेथड ऑफ सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग टेक्निक। और यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं कि हाउ डिड द रिसर्चर select the sample, select the respondents you can say, कि आपने रेस्पोंडेंट का सिलेक्शन कैसे किया है। ओके, एरिया ऑफ सर्वे आप लिख पाओगे कि आप कहाँ पे कौन से ज्योग्राफिक एरिया में सर्वे कर रहे हो, उसके डिटेल्स, जो भी टारगेट पॉपुलेशन या उसका कंपोजिशन, कि जैसे नागपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे नागपुर, भंडारा, गोंदिया, कोलाम, अमरावती, ये सब आप लिखोगे। उसके फिर बाकी डिटेल्स आपको देने हैं वो। उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन, यूनिवर्स, इसकी चर्चा हो गई है। फाइनाइट इनफाइनाइट समझा दिया गया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सैंपल यूनिट।
और यहाँ से आगे जो लगभग हमारे पास 1.25-2 घंटे है अभी भी, तो उसमें मैं आपको ये जो बचा हुआ पार्ट है ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं मेरे एक्सप्लेनेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। व्हाट इज अ सैंपल यूनिट। सैंपल फ्रेम की चर्चा हो चुकी है, और फिर ये बात करेंगे हम, और फिर मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो पहले मैं ये पार्ट क्लियर कर देता हूँ सैंपल यूनिट का। सैंपल यूनिट में भी हम बात करते हैं हु की। एक मैं रिसर्च क्वेश्चन ले रहा हूँ और उससे ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ the school teachers working in CBSE schools in Nagpur division। इस सवाल का मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑफ कोर्स माय एरिया ऑफ सर्वे will be Nagpur division, comprising of 5 district places. My target population is school teachers working in CBSE schools. Okay. Now we will talk about what is sample unit in this particular sense. अभी सैंपल यूनिट का मतलब है कि हम किसका सर्वे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सैंपल यूनिट कहाँ है ज्योग्राफिकली। तो नागपुर डिवीजन में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स होगी, कि मैं मेरा सर्वे कहाँ कंडक्ट कर रहा हूं। इफ आई एम डिफाइनिंग दिस, देन आई विल से दैट आई एम डिफाइनिंग माय सैंपल यूनिट। ओके, दो चीजें हैं, एक किसका सर्वे कर रहे हैं और ये सर्वे कहाँ कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलके आपका सैंपल यूनिट बनता है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं नागपुर डिवीजन में सर्वे करूंगा, तो आई विल से दैट 5 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस विल बी माय सैंपल यूनिट्स। सो 5 सैंपल यूनिट्स आई हैव सिलेक्टेड: नागपुर डिस्ट्रिक्ट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अकोला डिस्ट्रिक्ट, भंडारा एंड गोंदिया। दिस विल बी कंसिडर्ड एज माय सैंपल यूनिट्स। देन सेकंड थिंग, मैं ये डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में जाने के बाद मेरे सैंपल्स को कहाँ देखूंगा। मेरे सैंपल्स से स्कूल टीचर्स, पर ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मुझे स्कूल्स में। और स्कूल क्या है? स्कूल इज ए बिल्डिंग। और नागपुर डिवीजन में ये तो नॉलेज है मुझे कि ये 110 स्कूल्स है सीबीएसई की। इसके नाम भी मिल जाएंगे हम लोगों को, यानी ये सैम्पलिंग फ्रेम बन गई हमारी। और हर एक बिल्डिंग जो है इट इज कंसिडर्ड एज माय सैंपल यूनिट, कि मैं कहाँ सर्वे कर रहा हूँ। मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कर रहा हूँ। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं स्कूल में जा रहा हूँ। तो अगेन ऑल दिस 110 विल बी कंसिडर्ड एज माय सैंपल यूनिट्स। और स्कूल में जाने के बाद मेरा सर्वे क्वेश्चनियर जो है, सर्वे फॉर्म, हु विल फिल अप, मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? तो ऑफकोर्स स्कूल टीचर्स देंगे। सो स्कूल टीचर्स विल बी कंसिडर्ड एज द रेस्पोंडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड रेस्पोंडेंट्स आर अगेन यू आर कंसिडर्ड एज सैंपल यूनिट, और इसी को सैंपल एलिमेंट भी कहते हैं। दीज आर इंडिविजुअल यूनिट्स, कि जहां पे हम सर्वे कर रहे हैं और किसका सर्वे कर रहे हैं। सो इट विल डिफाइन योर सैंपल यूनिट। ओके, सो वी आर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कि
हाउ टू डिटरमाइन सैंपल साइज। सैंपल डिजाइन में नेक्स्ट चीज है हमारी सैंपल साइज। हाउ मेनी टू बी सर्वेड, वी आर ओवर हियर नाउ। Okay, I'm trying to explain you how to compute sample size. So there are several methods for computation of sample size. आप जैसे देख रहे हो कि ये पूरी 176 पेजेस की किताब है जो सिर्फ एक ही चीज पे बनी है, हाउ टू डिटरमाइन सैंपल साइज। एंड आई हैव रेड दिस पर्टिकुलर बुक several times. Several methods and formulas have been mentioned over here, the help of which you can compute your sample size. तो बात करते हैं सैंपल साइज फिक्स कैसे करते हैं, उसकी मेथड्स। एक 4 से 5 मेथड्स मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें पहली मेथड है लिटरेचर रिव्यू मेथड। मेरे ख्याल से ये एक बेटर मेथड मानी जाती है और बहुत ही पॉपुलर है, कॉमनली यूज्ड है। देखिए, हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उस टॉपिक से मिलते जुलते जो स्टडीज है पब्लिश्ड फॉर्म में अलग अलग सोर्सेस पे, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। और आपको भी मालूम है टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है थीसिस का, उसमें हम लोगों को लिटरेचर प्रेजेंट करना है समराइज करके। अभी आपने जैसे 120 125 लिटरेचर को वहां मेंशन किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको इनके सैंपल साइजेस भी मिल जाएंगे। आपने अगर 120 रिसर्च पेपर्स और थीसिस डाउनलोड किए हुए हैं तो आपको दिखेगा ना कि उन्होंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो की है वहां पे प्रेजेंट की है, वहां पे आपको सैंपल साइजेस का उल्लेख दिख जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं तो हमको समरी चार्ट तो वैसे भी तैयार करना ही है, जो हम बहुत बार अनेक्शर में भी जोड़ते हैं। और आपके सुपरवाइजर भी बोलते हैं कि भाई लिटरेचर सर्वे कर रहे हो तो पहले समरी चार्ट बना के लेके आओ, उसके सिवा प्रेजेंटेशन होता नहीं है। करेक्ट। तो आप समरी चार्ट तो वैसे ही बना रहे हो। समरी चार्ट में मोस्टली ये कॉलम्स आते हैं, मैं एक जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, बता देता हूँ कि जब आप लिटरेचर का समरी चार्ट तैयार करोगे, समरी ऑफ एलआर, ये एक्सेल में जनरली हम लोग मेंटेन करते हैं। आपको वर्ड में करना है कर सकते हैं, पर इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं जैसे सीरियल नंबर, यहां से पता चल जाएगा सीरियल नंबर से कि आपने कितने लिटरेचर का सर्वे किया है, 1 2 3 अप टू 120। यहाँ से पता चल जाता है कि आपने कितने लिटरेचर इंक्लूड किया है या स्टडी किया हुआ है। दूसरा ऑथर ईयर, जिसको हम साइटेशन कहते हैं, ये कौन से ऑथर का पेपर है और कौन से साल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने लेटेस्ट लिटरेचर इंक्लूड किया है कि यहाँ से आप पता चलेगा। जैसे सपोज लेंगे 2019, इस तरीके से हम हर पेपर का साइटेशन दे देंगे। उसके बाद इसका टाइटल, हर पेपर का टाइटल आएगा यहाँ पे। उसके बाद कंट्री, कि कौन सी कंट्री में या कौन सी यूनिवर्सिटी में ये स्टडी हुआ है। उसके साथ मेन एम या फिर ऑब्जेक्टिव्स, हर स्टडी के मेन एम क्या था। उसके साथ साथ मेथोडोलॉजी फॉलो, कि इन्होंने क्या मेथड फॉलो की है। और यहीं पे मेथड के ठीक बाजू में है, यहीं पे आप सैंपल साइज मेंशन कर सकते हो कि कितने लोगों का इन्होंने सर्वे किया हुआ है। और इसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है पेपर से, जिसमें मेरे ख्याल से फाइंडिंग्स का एक कॉलम होना ही चाहिए, की फाइंडिंग्स। इस तरीके से आप समरी चार्ट तैयार कर लोगे और आपके पास ये कॉलम है जहाँ पे आपने सैंपल साइजेस मेंशन किए हैं। इफ सपोज ये पेपर नंबर 1 है और इसने 653 पे काम किया सैंपल साइज। दूसरा स्टडी है, इफ सपोज इन्होंने सैंपल साइज लिया है 250 का। तीसरा स्टडी है जिसमें सैंपल साइज 1067 का है। सो लाइकवाइज आपको ये इतने सारे सैंपल साइजेस मिल जाएंगे क्योंकि ये 120वां स्टडी है। 120वें पेपर में इफ सपोज सैंपल साइज लिया है 753। लाइकवाइज अभी आपके पास 120 सैंपल साइजेस आ गए। इससे हम लोगों को एक आइडिया तो आ जाती है कि हम जिस
सब्जेक्ट डिसिप्लिन में इफ सपोज आप बिजनेस मैनेजमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने ऑफ कोर्स पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के ही डाउनलोड किए हैं ना, और यहाँ पे भी वही पेपर मेंशन किए हैं जो क्लोजली रिलेटेड है। तो ये कॉलम रेफर करने के बाद हमको ये तो पता चल जाता है कि बिजनेस मैनेजमेंट में सपोज मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, तो हमारे टॉपिक पे कितने सैंपल साइजेस जनरली लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे दो फिगर्स मार्क करनी है, एक है मिनिमम सैंपल साइज और दूसरा है मैक्सिमम सैंपल साइज। तो आपको रेंज पता चल जाएगी कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में सैंपल साइज की रेंज क्या है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना लिया गया है 120 स्टडीज में। तो ऑफ कोर्स हमारा सैंपल साइज इसके बीच में ही कहीं पे तो भी होना चाहिए ना। अगर 250 से नीचे है तो यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई कि ये सैंपल साइज आपने इतना कम क्यों लिया है। एंड देयर आर वेरी चांसेस कि आपका रिसर्च स्टडी रिवीजन में आ जाए, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में हमारे फील्ड में जो चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है और आपने सैंपल साइज फिक्स कर लिया है। तो ऑफ कोर्स आपकी स्टडी पे इतना रिलाय नहीं कर पाएंगे और ऑफ कोर्स आपको रिविजन आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये चार्ट बनाने के बाद हमको एक चेक करना है कि हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए। इसमें ना दो तीन मेथड्स है। ये चार्ट आपके पास बन जाने के बाद आप इसका मोड निकाल सकते हो। मोड का मतलब है कि 120 में से कितने रिसर्च स्कॉलर्स ने, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर ने एक ही सैंपल साइज लिया। इफ सपोज 120 में से 50 लोगों ने 400 400 400 ही सैंपल साइज लिया है, तो हम बोलेंगे दिस इज मोस्ट कॉमन सैंपल साइज, तो मैं भी 400 का सैंपल साइज ले लेता हूँ। दिस वे यू कैन जस्टिफाई ना। और यहाँ पे आप मोड ना निकालते हुए मीन भी निकाल सकते हो, और मीन इफ सपोज 650 आ रहा है तो हमारा सैंपल साइज फिर 650 होना चाहिए ना। तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि सैंपल साइज हमने कितना लेना चाहिए। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो उनके सैंपल साइजेस रेफर करके हम हमारा सैंपल साइज फिक्स कर सकते हैं। ये एक समरी चार्ट हो गया। इसी तरीके से ये तो इसमें सभी पेपर्स आ गए ना, सभी कंट्रीज के आ गए rather। तो क्यों ना एक्सेल में अगर करते हैं ये तो थोड़ा आसान हो जाता है। आप अगर इसमें फिल्टर लगा देते हो, ओके, फिल्टर सिर्फ इंडिया की स्टडी का लगा दो आप 120 में से, और सिर्फ इंडिया के पेपर को एक तरफ ले लो और उनके सैंपल साइजेस चेक कर लो और देख लो कि इंडिया में हमारे फील्ड में सैंपल साइजेस क्या चल रहे हैं, उसका मोड क्या है या फिर मीन क्या है। वो भी एक हम लोगों को अंदाजा आ जाता है कि हमारे क्षेत्र में हमारे फील्ड में इंडिया में क्या चल रहा है, कौन से सैंपल साइज पे ऑपरेट कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स इंडिया के। और मुझे लगता है तीसरा एक ऐसा ही चार्ट बन सकता है कि आप नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो इफ सपोज बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप पिछले 5 साल में जो बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी अवार्ड की है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी ने, क्यों ना उनके थीसिस में से हम लोग एक ऐसा ही चार्ट बना लें कि उन्होंने सैंपल साइजेस कितने लिए हैं। तो हमको अंदाजा आ जाएगा कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहे हैं वहां पे सैंपल साइजेस क्या चलते हैं। तो वो भी एक मुझे लगता है एक अच्छा जरिया है जहां से हम लोगों को सैंपल साइज की आइडिया आ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यू कैन से। और मुझे तो लगता है कि आप जब वाइवा फेस करोगे तो ये क्वेश्चन आना ही है कि आपने सैंपल साइज फिक्स कैसे किया। और सिर्फ ब्लंटली ये बताने से अच्छा कि मुझे लगा सर कि इतने से हो जाएगा तो फिर मैंने ये ले लिया 400, ऐसा कहना सही नहीं लगता है, क्योंकि रिसर्च इज अ साइंस ना, इसे साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपके पास हर चीज का जस्टिफिकेशन होना अपेक्षित है कि आप जो भी कर रहे हो, और खास करके सैंपल साइज के सेंस में कि आपने सैंपल साइज फिक्स किया है तो आपने ऐसे ही अंदाजे से ले लिया, ये कोई सही जवाब नहीं माना जाता है और सही तरीका नहीं है जस्टिफाई करने का। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके का एक चार्ट बना के हम हमारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस वाइवा के लिए जो तैयार करते हैं उसमें भी अगर ये इंसर्ट कर देते हैं सैंपल साइज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मुझे लगता है हमारे प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी जान आ जाएगी एंड वी विल बी एबल टू जस्टिफाई हाउ हैव यू फिक्स्ड अपॉन द सैंपल साइज। दिस इज मेथड नंबर 1 ऑफ फिक्सिंग अपॉन योर सैंपल साइज एंड विच इज प्रेटी कॉमन। तो यहाँ पे मैं एक वाटर ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ 10 मिनट के लिए। पर ब्रेक में जाने से पहले अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको लेके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस को। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
सर। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए सर, यहाँ मैडम। पे आपने जो चार्ट कुछ बताया है अभी आपने, तो उसमें मेथोडोलॉजी करके एक कॉलम है। तो मेथड तो डिटेल में रहती है एक्चुअली, तो उसमें पॉइंट वाइज डालना पड़ेगा क्या? नहीं, डिटेल पैराग्राफ तो नहीं लिखना है यहाँ पे। मेथड में आप रिसर्च डिजाइन फॉलोड, उसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड फॉलोड, सैंपल साइज, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ऐसे 4-5 पॉइंटर्स लेके अच्छा। आप बस उतना हाँ। ही क्रिस्प फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। रिसर्च ओके डिजाइन सर, सपोज सेकंड क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। है मेरा थोड़ा। जो आपने सैंपल साइज बताया है सर, एक्चुअली ये तो सर्वे वाले है, जैसे हमने 400 लिया है, 100 लिए। सैंपल साइज तो उसी में आएगा ना, उसी पेपर का सर्वे बेसिस पे, जो हम सर्वे नहीं, करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी होता है ना सैंपल साइज। आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन क्या है? एक्चुअली मेरा तो साइंस से रिलेटेड है, लेकिन उसमें कुछ सर्वे किया है मैंने, एक हम्म। टॉपिक पे हम्म। पॉपुलेशन में किया। जैसे आपने बताया कि कुछ पॉपुलेशन का सैंपल साइज लेके हम उसमें करते हैं। जैसे 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें से 100 हमने सिलेक्ट किए और उसमें हम्म। किया। तो हम्म। सैंपल साइज, हाँ, तो उसी में सैंपल साइज जो पेपर्स रहेंगे पूरे इसमें तो नहीं रहता है। जैसे सैंपल जो बोल रही, जैसे केमिस्ट्री में अगर कुछ आता है तो कितने सैंपल लिए वहां पे, ऐसा कुछ है क्या सैंपल साइज में, उसमें वैसे आएगा क्या? नहीं, जो पेपर में अवेलेबल है बस उतना ही रिपोर्ट हम्म। करेंगे ना। जहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं किया है या जिन्होंने वो मेथड यूज हाँ, नहीं किया सैंपल सर, साइज में हाँ तो नहीं ऑफकोर्स किया वहां तो पे तो उसमें नहीं ब्लैंक आ आएगा। जाएगा। हाँ, ब्लैंक रहेगा वो। हाँ, और ठीक है। उसमें भी और फिर आप सैंपल सर। साइज का एक अलग से कॉलम ना बनाते हुए, मेथोडोलॉजी जो हाँ। है उसमें ही हाँ। सैंपल साइज एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है ना मेथोडोलॉजी का, तो कॉलम अलग से ना बनाते हुए आप मेथड में ही सैंपल साइज मेंशन कर दीजिए। हाँ, उसमें भी हो सकता है। मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसलिए अलग नहीं, से एक अच्छा है कॉलम सर, बनाया ये था। टाइटल, ये चार्ट अच्छा है। अभी एक्चुअली मैंने बनाया नहीं था, लेकिन ये इससे पता चल जाता है कि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितनी की, एक नंबर्स आ जाता है उसमें। हाँ, ये चार्ट नाइस। कंपलसरी है, इसको समरी चार्ट कहते हैं लिटरेचर रिव्यू का। और मैं मेरे इससे पहले के सेशन में भी बात कर रहा था कि हम लोगों को रिसर्च पेपर्स भी लिखने हैं ना, जिसमें रिव्यू पेपर होते हैं और इम्पिरिकल। तो ये चार्ट तैयार कर लेते हैं, तो यही चार्ट का रिपोर्टिंग करके आप एक पेपर तैयार कर सकते हो ना, रिव्यू पेपर। ये चार्ट वहां पे जाता है आपका। तो इसी को हम एसएलआर कहते हैं, तो इसलिए भी ये चार्ट बनाना कंपलसरी है। एक पेपर भी तैयार हो जाता है इससे, और हमारी खुद की यस, आइडियाज क्लियर हो जाती है ना, एट ए ग्लांस क्लियर सब हो पता चल जाती है, जाता हाँ। है। एट ए ग्लांस पता चल जाता है। यस सर, यस। सर, एक था मेरा क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि 400 क्यों लिए, 1000 ही क्यों लिए, 215 ही क्यों लिए। तो हम्म। केसेस तो बहुत रहती है, लेकिन उसमें से कुछ स्टडी करने के लिए फिजिबल हो, इसलिए हम 200 या 250 ऐसा कुछ पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट, या कुछ पॉकेट में ज्यादा केसेस है इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है ना? हाँ, वो एक मेथड है, पर उसके लिए हम्म। लिटरेचर का सपोर्ट चाहिए। हम लोग अपने मन से नहीं ले सकते कि आपको कुछ पॉकेट्स मिले, कि एक पॉकेट में आपको ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं इसलिए आपने वहां से ज्यादा ले लिए। ज्यादा यानी क्या, हम्म। कितने लिए? कि आपने हम्म। 50 एक पॉकेट से लिए और दूसरे पॉकेट से आपने 80 लिए, तो ये जो नंबर आप नहीं, फिक्स आपने कर रहे हो 100, ना। हाँ, 100 ही क्यों लिया, 400 ही क्यों लिया, तो हाँ, वहां से वो उस पॉकेट्स आपको में हमें। वो आपको अपने मन से नहीं ले सकते वो नंबर, आपको लिटरेचर का हम्म। सपोर्ट लगेगा उसके लिए। अच्छा, और अच्छा। ये एक मेथड है, मतलब बाकी तो मैं मेथड समझा रहा हूँ आपको, जैसे लिटरेचर रिव्यू की एक मेथड मैंने आपको समझाई। और भी एक 3-4 मेथड्स में समझा रहा हूँ ब्रेक के बाद, तो शायद आपके ओके। क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो रुक जाते हैं 10 मिनट के लिए, 12 एग्जैक्ट डॉट 12 बजे है, हम लोग सर 12:10 ब्रेक, पे शुरू करते येस सर, 12:10 सुरू करूया सर. हैं। ओके। ठीक आहे, ओके. थँक यू सर. पार्टिसिपेंट प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, जस्ट टेक रिफ्रेशमेंट ब्रेक. यस मैडम. हाँ हाँ, बिफोर गोइंग टू ब्रेक अटेंडेंस दे दीजिए. 1 मिनट. Yes, am I audible?
Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. Mrs. Shweta Rishi. Shweta madam, are you there? She is there in the meeting, but I am marking her as absent because she is not responding. Mr. Rohan Job. Yes, ma'am. Yeah. Mr. Pavan. Present, ma'am. Mr. Rameshwar Shinde, sir. Present, madam. Mr. Sunil. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay. Miss Atika Ingole. Miss Atika. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जिनकी अटेंडेंस हो गई है, they can proceed for the break, refreshment break. Miss Harna. Miss Priya. Present, ma'am. Mr. Vitul. Yes, ma'am. वितुल सर, कल कहाँ गए थे आप? मैडम था मैं मीटिंग में, आप पर थे मीटिंग में, आप मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप थे मीटिंग में, सिर्फ आपका नाम था, आप नहीं थे। मैडम यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मैडम। नहीं नहीं, 10:30 बजे जब हमने अटेंडेंस ली तब आप किसी को पढ़ा रहे थे, जब मैंने आपको अनम्यूट किया तो आपके कई लेक्चर शुरू था। तो देखिए, अगर ऐसी चीजें होती है सो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज यू आर रिलीव्ड फ्रॉम योर ओन इंस्टीट्यूट। तो आपको 100% यहाँ पे देना है। अभी आपके बैचमेट्स भी इन सभी चीज़ों के लिए मतलब गवाह है, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कल आपकी आवाज़ आ रही थी, आपकी और लेक्चर में पढ़ा रहे थे। सो थोड़ा सा सिंसियरली करिए, ओके मैम। ठीक है? अदरवाइज आप यहाँ से मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं अगर बाकी की चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। सो नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मिस जयश्री। मिस जयश्री थोटे। Yes, madam. Yes, madam. मिस्टर प्रेरित। Yes, ma'am. Present, ma'am. मिस्टर स्वप्निल। Yes, ma'am. मिस शालिनी पाटिल। Present, ma'am. मिस सोनाली दत्ता। Present, ma'am. मिस्टर प्रिंस गणवीर। Yes, ma'am. मिस्टर मोहम्मद शोएब। शोएब सर, आर यू देयर? मैडम। हाँ। मिस यशिका गरड़। Present, ma'am. मिस यशिका, कल लास्ट लेक्चर में कहाँ गए थे आप? एक्चुअली मैम मेरा एक्सपेरिमेंट ऑन था तो मैं अच्छा। अटेंडेंस के वक्त उधर थी। ठीक है। मिस प्रीति देशमुख। प्रीति देशमुख एब्सेंट। मिस्टर विनीत झामरे। यस मैडम। मिस चार्मी। Yes, ma'am. मिस्टर महेश राठौड़। प्रेजेंट मैम। ओके। मिस आशा। Yes, ma'am. महेश सर, मी केली अटेंडन्स मार्क. येस येस. आशा मॅडम आहेत. येस. पराग सर. Present, ma'am. हाँ हाँ केली Yes, ma'am. येस. सुमित सर. मिस्टर सुमित रोकडे. मिस्टर रोशन. Yes, ma'am. कमलाकर माहुरे सर. यस मैम। संतोष शाहू. प्रेजेंट। गौतम वंजारी. प्रेजेंट मैम। ईशा अटे. Present, ma'am. ओके. राउत मैडम, जिन्होंने कल ज्वाइन किया है, प्रियंका राउत. Present, madam. ओके, ठीक है. चलिए आप लोग ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, देन वी विल प्रोसीड विद द सेकंड सेशन.
प्रीती मॅडम सुरू करायचं का? येस सर, सुरू करायचं. ठीक है, मेरा नंबर है ना आपके पास? हो मॅडम, सुरू करता येईल आपल्याला. येस सर, येस, प्लीज स्टार्ट. ओके. सर 1 मिनिट हा, मला रेकॉर्डिंग ऑन करू द्या. हो.